हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीटेट पीवाईक्यू सीरीज़। और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीटेट फरवरी 2026 का पेपर 2। ठीक है, इससे पहले मैंने सीडीपी के सारे क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी है और भी कुछ मैथमेटिक्स के इसी पेपर के हमने जो इसके और क्वेश्चंस किए थे वो भी मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं, जाके चैनल पे डले हुए हैं। और बिना टाइम वेस्ट करें अब हम लोग फर्दर जो है आगे मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46, the difference between the median and the mode of observations 13, 16, 12, 14, 19, 12, 13, 14, 12, 15, 16, 15, 18, 19 is प्रेक्षणों, जो भी सारे नंबर्स दिए हुए हैं, के माध्यक और बहुलक का अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले मीडियन और मोड निकालना है और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम लोग को मीडियन निकालने के लिए, या जब भी आप इस तरह से डेटा सॉल्व करते हैं तो पहले इसे आप एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, मतलब अरेंज ही कर देते हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, अभी जो मैं कर रही हूँ वो असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ। सो 12, 12, 12, 13, एक और 13 है, 13, देन 14, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, there is one more 15, है ना, एक और 15 है। तो टोटल हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी हो गई? टोटल हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो है 14 ऑब्जर्वेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 14 ऑब्जर्वेशन है आपकी टोटल। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोड। नाउ मोड आपका कौन सा वैल्यू होता है? जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है? 12 है, तो मोड सिंपली आपका 12 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग मीडियन पे। नाउ मीडियन में आप चेक करेंगे कि आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है। तो मैंने देख लिया कि जो मेरा टोटल ऑब्जर्वेशन है वो है 14, यानी कि ये एक इवन नंबर है। तो इसके लिए आपके मीन का फॉर्मूला होता है n/2 टूथ, ओके, प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन 2, ठीक है। ये जो आपका ये होता है कि आपको n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का सम डिवाइडेड बाय 2 लेना है। n आपका 14 है, यानी 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 7, यानी आपको 7th टर्म लेनी है यहाँ पर, प्लस n/2 प्लस 1, यानी कि 7, 14 डिवाइड बाई 2 7 प्लस 1 दैट इज़ 8। दूसरा आपको 8th टर्म लेनी है और फिर डिवाइड करना है 2 से। तो हमें चेक करना है 7th टर्म कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लो 14, और 8th टर्म 15 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? 14 और 9, 2, 29/2। तो आपका क्या आ जाएगा? ये 14.5। तो 14.5 आपका क्या आ गया? मीडियन। तो जब आपका मीडियन कितना आ गया? 14.5, आपको निकालना है क्या? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 14.5 आपका मीडियन है, माइनस आपको करना है मोड, मीडियन में से मोड घटाना है जो कि है 12, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। तो यहीं पर आंसर आ गया आपका 2.5। क्वेश्चन नंबर 46 का सेकेंड ऑप्शन 2.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इफ 12500 यानी कि 12,500 is equal to 5 raised to the power x into 2 raised to the power y, then which of the following can be expressed in forms 5 raised to the power x minus 1 into 2 raised to the power 2y? यदि 12,500 5 raised to the power x into 2 raised to the power y है, तो निम्नलिखित में से किसको 5 into 5 raised to the power x minus 1 into 2 raised to the power 2y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर ये देखने में जितना टिपिकल लग रहा है, एक्चुअली में क्वेश्चन इजी है। क्या है कि ये जैसे आपका ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब इसको आप ये कह सकते हैं कि 12500 बराबर 125 into 100, ठीक है।
125 इंटू 100 का मतलब 5 रेज टू द पावर क्यूब इंटू 100 को कैसे लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। डन। तो यानी 5 3 और 2 मतलब अगर ये होगा तो ऐड हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब आपके x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है 2। ठीक है, इसका मतलब आपके x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू है 2। तो अब अगर आपसे बोला जा रहा है 5 x रेज टू द पावर -1, इसका मतलब है 5 रेज टू द पावर 5 -1। ठीक है, 5 रेज टू द पावर x -1 इंटू यहाँ पर 2 बोला गया है, रेज टू द पावर 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। सिंपल। तो यानी 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। 5 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, अभी 5 4 टाइम्स और फिर 2 4 टाइम्स करना एक लंबा मेथड है। इससे भी इजी है कि आपको पता है कि 5 इंटू 2 10 रेज टू द पावर 4 क्या वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल 10,000। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 47th का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज 10,000। क्वेश्चन नंबर 48, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 6 मीटर if 3 times the sum of the areas of its two circular bases is twice its curved surface area, then volume of the cylinder in meter cube is। किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, यदि इसके दोनों वृत्तीय आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल का तिगुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है, तो इसे बेलन का आयतन मीटर क्यूब में है। तो इस बेलन का आयतन मीटर क्यूब में है, यानी कि सिंपली इसने क्या बोला है 3 टाइम्स, एक सेकेंड यहाँ से ये इरेज करते हैं और ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसने बोला है 3 टाइम्स द सम ऑफ एरियाज ऑफ इट्स 2 सर्कुलर बेसिस। 3 टाइम्स, ठीक है, द एरियाज ऑफ इट्स 2 सर्कुलर बेसिस, 2 सर्कुलर बेसिस का एरिया, बेस का एरिया यानी ये होता है ना आपका सिलेंडर, तो ये बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, 2 बेस का एरिया है तो 2 लगा दिया, और इसने बोला 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स, ठीक है, इक्वल टू कितना है ये ट्वाइस इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ट्वाइस इंटू 2 कर दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, दिस 2 पाई आर एच इज CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन के रेडी हो गया, यही दिया हुआ है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं रेडियस r, है ना। तो कैसे लिखेंगे 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर एच, यहाँ से ये r कट गया, एक r बचेगा क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है, पाई पाई कट गया, देन 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, सिंपल सी बात है 2r बराबर 3r बराबर 2h, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको क्या पता है h की वैल्यू दिया हुआ है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 मीटर, तो दिस इज 2 इंटू 6, आपने वैल्यू पुट कर दी, तो 3 विच इज 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, रेडियस है आपका 4 मीटर आपका रेडियस हो गया। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि आप बताएंगे क्या इसे वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम जो होता है उसका क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई को एज इट इज रहने देंगे, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4 स्क्वायर इंटू एच, दैट इज 16 इंटू हाइट कितनी है 6 इंटू एच, 16 6 कितना होता है 96 पाई, सिंपल। तो 96 पाई इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 49, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बिकॉज इजी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, ABC is a right triangle, right angled at B, D and D are points on side AB such that AD is equal to DE is equal to EB. Then DC square minus BC square upon AC square minus EC square is equal to,
ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B पर समकोण है। D और E भुजा AB पर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि AD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EB है, तब DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर बराबर है। ये क्वेश्चन देखने में लगेगा डिफिकल्ट है बट एक्चुअली में इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बस इतना ही है, बाकी इजी है। तो इसमें पहली बात तो इसने बोला है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। और इसने बोला है राइट एंगल एट बी है, तो बी सी यहाँ पर राइट एंगल है, सिंपल। फिर क्या बोला है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी इस तरह से कि ए डी डी ई ई बी बराबर हैं। डी और ई ये पॉइंट है ए बी पे, इस तरह से कि ए डी डी ई और ई बी ये सब बराबर हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेती हूँ। देन आपको बताना है कि डी सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर कैसे होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं लेट ए डी बी एक्स। ए डी को आपने एक्स मान लिया, ठीक है, सिंपल। यानी कि ए डी प्लस डी ई प्लस बी ई ये बराबर कितना हो जाएगा, इन तीनों को मिला देंगे तो 3x हो जाएगा, जो कि आपका ए बी के बराबर है। क्लियर पूरी इसके। नाउ अब हम लोग ए सी स्क्वायर देखें कितना होगा। ए सी स्क्वायर हो जाएगा, देखो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, ए सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, सिंपल। इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए सी का होल स्क्वायर, ए बी तो आपका 3x है, इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इससे मेरा ए सी निकल गया, ए सी का स्क्वायर निकल गया, सिंपल। अब हमें निकालना है, अब अगर हम लोग देखें ट्राइंगल ई बी सी, ट्राइंगल ई बी सी ये है। अब इसमें जब हम लोग देखेंगे तो ई सी का स्क्वायर बराबर बी ई का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। बी ई कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट हम लोग दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल डी बी सी। देखें ट्राइंगल डी बी सी, तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं आप कि डी सी का स्क्वायर यानी ये हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा डी ई और ई बी यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर विच इज़ 4x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी का होल स्क्वायर यहाँ से निकल गया। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, हमने सब तो निकाल लिया है ऐसे। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर में बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि आपको डी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर निकालना है। अब डी सी की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, डी सी स्क्वायर की, बिल्कुल 4x स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस बी सी स्क्वायर, हमने बी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है कहीं पर, नहीं, बी सी स्क्वायर की वैल्यू तो निकाली नहीं है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे बी सी स्क्वायर। तो जैसे ही आपने ये कट करा ये क्या बन गया 4x स्क्वायर, ठीक है। अब है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के लिए कैसे करना है कि डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर पता है, बिल्कुल हमने निकाल रखे हैं यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ई सी की वैल्यू, ई सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है बिल्कुल यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकला एक्स स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये और ये बी सी स्क्वायर कट गया, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, सिंपल। अब आपको न्यूमरेटर के ऊपर डिनोमिनेटर रख लेना। इसकी वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, इसकी वैल्यू निकाली है 4x स्क्वायर, इरेजर, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 4x स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमने निकाली है कितनी 8x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर अपॉन 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 एंड दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
Now question number 50. Numbers from 8 to 92 were written on paper slips, one number on one slip, and were kept in a box. Then a slip was taken out from a box without looking into it. What is the probability that the number on the slip will be a multiple of 7? कागज की पर्चियों पर 8 से 92 तक की संख्याएं लिखी गई। प्रत्येक पर्ची पर एक संख्या तथा उन्हें एक डब्बे में रख दिया गया। फिर इस डिब्बे में से बिना संख्या देखे एक पर्ची निकाली गई। इस पर्ची पर 7 से गुणज एक संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सिंपल सी ये चीज़ है। तो पहले तो आप देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं। 8 से 92 तक है। तो अगर ऐसा है तो टोटल आउटकम्स निकालने का तरीका क्या है? 92 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर +1 करेंगे। टोटल आउटकम्स 85 है। ठीक है, अब आप चेक करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्लिप दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर वो 7 का मल्टीपल है यानी कि वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे भाई? 14, 21, 28, 35, 42, 56, 63, 70, 77 और क्या होगा आपका 84 और 91। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, मैंने 49 मिस कर दिया है, 49 भी होगा तो 12। ठीक है, तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं आपके कितने? 12 है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स आपकी 12 हैं। तो अब आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी होती है आपकी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 12/85। तो हो गया 50th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following statements with respect to linear equations is not true? रैखिक समीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? In an equation, at least one of the two expressions must contain the variable. किसी भी समीकरण में कम से कम दो व्यंजकों में से एक में चर अवश्य होना चाहिए। The equality that involves variable is an equation. समीका जिसमें चर सम्मिलित होते हैं एक समीकरण होती है। If we multiply or divide both sides of the equality by the same whole number, it still holds. यदि हम एक समीका को दोनों पक्षों को एक ही पूर्ण संख्या से गुणा या भाग करें तो भी समीका बनी रहती है। The value of equation 6y plus 10 depends on the value of y. समीकरण 6y plus 10 का मान y के मान पर निर्भर करता है। तो हमें इसमें से क्या बताना है कि इसमें से लीनियर इक्वेशन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। तो जैसा पहले इसमें बताया कि किसी इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन अगर दिए हों तो उसमें से एक वेरिएबल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके किसी भी इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन दिए होंगे तो एक में से कोई ना कोई वेरिएबल होगा, तभी उसे इक्वेशन कहेंगे आप। दूसरा, इक्वालिटी दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल इज़ एन इक्वेशन। ठीक है, ऐसी इक्वालिटी जिसमें एक तरीके से सेम ही बात कही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? लेट अस सपोज ऐसे दिया है आपको 2y + 6 इज इक्वल टू 10। तो ये एक इक्वेशन है। तो इन्होंने बोला एक तो वेरिएबल होना चाहिए, किसी न किसी, इस साइड वेरिएबल नहीं है पर इस तरफ है, तो एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें एक तरफ वेरिएबल हो एटलीस्ट, पहला इक्वेशन करेक्ट। और दूसरा इसने बोला है कि वेरिएबल है और दोनों तरफ से क्या है, इक्वल का साइन लगा है, तो बिल्कुल ये भी सही है। इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी बाय द सेम होल नंबर, इट स्टिल होल्ड्स। ये भी चेक कर लेते हैं। इसने कहा है कि अगर दोनों तरफ को मैं किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेट अस सपोज 5 से कर दिया, यहाँ पर भी इंटू 5 कर दिया, तो भी इक्वेशन बनी रहेगी। मतलब 10y + 30 50 के बराबर, तो भी इक्वेशन होल्ड करेगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6y + 10 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y।
तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहली बात इसने बोला कि वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसे है, ये तो सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये कोई इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में तो इक्वल टू का साइन आना ज़रूरी है, इसमें नहीं है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है। Question number 52. Which of the following is most appropriate for assessing problem solving ability? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान क्षमता को आंकने के लिए सबसे उपयुक्त है? Assess child's ability to recall the solution of a problem solved by him or her previously. बच्चे द्वारा पहले से हल की गई समस्या के समाधान का प्रत्यास्मरण करने की क्षमता का आकलन। Assess child's ability to use knowledge in a familiar situation. एक परिचित परिस्थिति में बच्चे की ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का आकलन। Assess child's ability to use his or her knowledge and skills in a new situation. एक नवीन परिस्थिति में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की बच्चे की क्षमता का आकलन। Assess child's ability to solve word problems only. बच्चे की केवल इबारती सवालों को हल करने की क्षमता का आकलन। तो इसमें बात करी गई है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कौन सी है बेस्ट, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट असेस करने के लिए। तो एक तो है कि बच्चा अपनी पुरानी जो वो पहले भी सॉल्व कर चुका है उसको रिकॉल करके सुनाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है, ये उसको इतना अच्छे से असेस नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि चाइल्ड्स एबिलिटी, मतलब फेमिलियर सिचुएशन में, एक सिचुएशन जो पहले फेस कर चुका है, फेमिलियर सिचुएशन में अपनी पुरानी नॉलेज को फिर से अप्लाई करें, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि वो अपनी एबिलिटीज़, नॉलेज और स्किल को नए सिचुएशन में यूज़ करें, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम जो उसने पहले नहीं देखी है और अब वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं उसे सॉल्व करने का, तो बिल्कुल ये बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एसेस करने का। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ एक नवीन परिस्थिति में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की बच्चे की क्षमता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 53. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डू द रिजल्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में परिणामों के घटित होने के संयोग बराबर हैं? द चांसेस ऑफ अ ट्रेन बीइंग ऑन टाइम और लेट, एक रेलगाड़ी के समय पर आने या न आने का संयोग। द चांसेस ऑफ अ टिकट विच वॉज वेट लिस्टेड बीइंग कंफर्म्ड, एक टिकट के आरक्षित होने का संयोग जो कि प्रतीक्षा सूची में थी। अ स्टूडेंट गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द 3 चैप्टर्स शी प्रिपेयर आउट ऑफ 5, एक विद्यार्थी के वह प्रश्न पूछा जाना जो कि 5 में से उसके द्वारा तैयार किए गए 3 पाठों में से हो। कैप्टन्स ऑफ 2 टीम्स टॉसिंग अ कॉइन टू डिसाइड विच टीम विल बैट फर्स्ट, 2 टीमों के कप्तान यह निर्णय करने के लिए सिक्का उछालते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। तो इसमें से इक्वल चांस ऑफ अकरिंग, यानी ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपकी प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो हाफ होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाला जो चीज़ है ना कि चांसेस ऑफ टाइम ट्रेन बीइंग ऑन टाइम और लेट, ये रेयरली इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने 5 में से 3 आ रहा है, तो ये कभी भी इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं है। फिर चांस ऑफ टिकट ऑफ बीइंग वेट लिस्टेड या कंफर्म, और दूसरा है अगर वेट लिस्टेड कंफर्म रेयरली इक्वल। आपका कहाँ जाएगा? कैप्टन्स ऑफ 2 टीम टॉसिंग, क्योंकि इसमें हमें पता है कि रिजल्ट इक्वल में है, रिजल्ट का बिल्कुल इक्वल चांस ऑफ अकरिंग, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सिंपल, कैप्टन्स ऑफ 2 टीम टॉसिंग अ कॉइन टू डिसाइड विच टीम विल बैट फर्स्ट, 2 टीमों के कप्तान यह निर्णय करने के लिए सिक्का उछालते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। क्वेश्चन नंबर 54. A method of assessment useful in theme-based learning undertaken over a period of time and generally involves collection and analysis of data is a. आकलन की एक विधि जो प्रसंग आधारित अधिगम में उपयोगी है, एक समय अवधि में की जाती है और इसमें आमतौर पर आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण सम्मिलित होता है, कहलाती है। प्रोजेक्ट, परियोजना, चेकलिस्ट, जांच सूची, चेकलिस्ट, रूब्रिक, पोर्टफोलियो। तो जो मेथड ऑफ असेसमेंट जिसमें क्या है, थीम बेस्ड लर्निंग है, आप उसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, इसमें आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, तो वो कौन सा होगा इसमें से? प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोजेक्ट। ओके, अ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर राइट्स द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। मिडिल स्कूल की गणित की
एक शिक्षिका श्याम पट पर नंबरों की निम्नलिखित पैटर्न लिखती है. 9 + 1 = 10 and which is equal to 10 × 1. 99 + 1 किसके बराबर है? 100 के, जो कि बराबर है 10 × 10 के. देन 999 + 1 = 1000 which is equal to 10 × 100. ठीक है. So which of the following mathematical concepts can be addressed to the above pattern? उपर्युक्त पैटर्न के माध्यम से निम्नलिखित में से किन गणितीय अवधारणा या अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? Introducing the concept of greatest 1 digit, greatest 2 digit, greatest 3 digit number and so on. एक अंक, 2 अंकों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इसी प्रकार आगे की अवधारणा का परिचय. It can be used to introduce the concept of 10,000. इसका उपयोग संख्या 10,000 का परिचय देने के लिए किया जा सकता है. It can be used to introduce the concept of addition. इसका उपयोग योग की अवधारणा का परिचय देने के लिए किया जा सकता है. And then we have to choose the correct option. तो अगर हम लोग देखें, जो पहली बात बताई गई है कि हमें क्या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है कि ग्रेटेस्ट फर्स्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट या फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है. तो बिल्कुल इससे ये बताने की कोशिश की जा रही है, इससे आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो पहला तो सही है. दूसरा, आप इससे कॉन्सेप्ट ऑफ 10,000 बताना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बारी बारी से सारा कुछ बताता जा रहा है, राइट. हाँ, इसको आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ 10,000 ये कोई सही बात नहीं है ना, इट्स अ नंबर. नाउ इट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन. नहीं, इसे इंट्रोड्यूस नहीं करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन. 9 + 1 बच्चे को पता है और वो 10 है, यानी कि वो ऑलरेडी अवेयर है एडिशन के बारे में. सो आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, ओनली 1. ठीक है, तो केवल एक. क्वेश्चन नंबर 56. विच अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट यूज्ड एज अ स्ट्रैटेजी इन समेटिव असेसमेंट? निम्नलिखित में से किसका उपयोग योगात्मक आकलन के लिए एक कार्यनीति के रूप में प्रायः नहीं होता है? पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल परीक्षण, टर्म एंड एग्जाम, सत्रांत परीक्षा, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रदर्शन आधारित परीक्षण. तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि समेटिव असेसमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी यूजुअली यूज़ नहीं की जाती है? तो वो है ऑब्जर्वेशन. ठीक है, थर्ड ऑप्शन अवलोकन. क्वेश्चन नंबर 57. Which of the following is not true for rational numbers? निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्याओं के लिए सही नहीं है? क्लोज्ड अंडर डिविजन, भाग से अंतर्गत समृद्ध, क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध, क्लोज्ड अंडर एडिशन, योग के अंतर्गत समृद्ध, या फिर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, गुणन के अंतर्गत समृद्ध. तो इसमें से कौन सा रेशनल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है? इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन. ठीक है, भाग के अंतर्गत समृद्ध ये नहीं है. क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टीचिंग द गिवन कॉन्सेप्ट? निम्नलिखित में से कौन सा दी गई अवधारणाओं के शिक्षण से के सही क्रम को नहीं दर्शाता? प्रपोर्शन शुड प्रीसीड परसेंटेज, प्रतिशतता से पूर्व समानुपात होना चाहिए, फ्रैक्शन शुड प्रीसीड रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं से पूर्व भिन्न होने चाहिए, एडिशन शुड प्रीसीड सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन से पूर्व योग होना चाहिए, डेसिमल्स शुड प्रीसीड फ्रैक्शंस, भिन्नों से पूर्व दशमलव होने चाहिए. तो यहाँ पर बात हो रही है, इन्होंने बोला है कि जो आपको एक तरीके से अरेंजमेंट बताना है कि पहले ये पढ़ाना है और बाद में ये. तो प्रोपोर्शन को परसेंटेज से पहले पढ़ाया जाता है, बिल्कुल. फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर से पहले, क्यों नहीं. एडिशन को सब्ट्रैक्शन से पहले पढ़ाया जाता है, बिल्कुल. लेकिन डेसिमल शुड प्रीसीड फ्रैक्शन नहीं, पहले फ्रैक्शन होता है और बाद में डेसिमल पढ़ाते हैं बच्चों को. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भिन्नों से पूर्व दशमलव होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 59. द बुद्धयाना सुलभ सूत्र, which is a part of rich Indian knowledge system, gives the same result as given by बौधायन शुल्भ सूत्र, जो कि समृद्ध भारतीय ज्ञान प्रणाली का हिस्सा है, वही परिणाम देता है जैसा कि डैश द्वारा दिया गया है. मीन वैल्यू थ्योरम, माध्य मान्य प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारी समानुपातिकता प्रमेय। तो बुद्ध शिल्प सूत्र वही सेम चीज़ समझा रहा है या सेम रिजल्ट देगा जो कि पाइथागोरस थ्योरम देता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यानी पाइथागोरस प्रमेय सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, according to National Curriculum Framework 2005, which among the following is not a narrow aim of teaching mathematics? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य नहीं है? टू टीच न्यूमरेसी स्किल्स, संख्यात्मक कौशल विकसित करना, टू इन्हांस द एबिलिटी इन सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस, बीज गणितीय समीकरणों को हल करने की क्षमता से संवर्धन करना, टू डेवलप द राइट एटीट्यूड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान हेतु सही अभिवृत्ति विकसित करना, टू डेवलप एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने की क्षमता विकसित करना। तो NCF 2005 जो है इसका नैरो एम से मतलब है, देखिए डेवलपिंग द न्यूमरेसी स्किल, एल्जेब्रिक इक्वेशन सिखाना, ज्योमेट्रिक शेप्स सिखाना, ये तो सही बात है। एम तो ये भी है बट ये एक वाइड एम है। ठीक है, आपको बताना है ये नैरो एम नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के का राइट एटीट्यूड डेवलपमेंट करना ये एक ब्रॉड एम है, ये नैरो एम नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।